हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं चैप्टर 2 का डिस्कशन एंड एज आई मेड यू अ प्रॉमिस कि एक्चुअल में इसके एमसीक्यूज बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लैप्स हुआ एंड यू नो द रीज़न बिहाइंड इट कि हम एमकॉम एंट्रेंस में और डिफरेंट एंट्रेंस में थोड़े ज़्यादा एंगेज हो गए थे। बट नाउ हम वापस आ चुके हैं और एक कंटिन्यूटी के साथ हम सारी चीज़ों को करेंगे इंशाल्लाह कवर अप। सो चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे डिस्कस, जो हमें प्रैक्टिस के बतौर मतलब एक टाइप से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है हमने वो कितने अच्छे से समझ लिया है। ओके, बट एक्चुअल में क्या है, बिफोर आप इस एक्चुअल में क्या है एमसीक्यूज वाली वीडियो को अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी। पहले आप क्या करो, जो चैप्टर पढ़ा दिया है उसकी वीडियो आप जनरली देखें ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग, देन ओनली, क्योंकि चैप्टर में से ही क्वेश्चन फ्रेम है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं डिस्कशन को शुरू। क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में सही है? ऑप्शन ए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड। ऑप्शन बी, principles of management are yet to be evolved. Option C, the principles of management are in the continuous process of evaluation. Option D, none of the above. पहला कह रहे हैं इवॉल्व हो चुके हैं या इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब कुछ हैं कंटिन्यू, मतलब एक्चुअली येट टू बी बाकी हैं, एंड थर्ड कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है, लगातार है। एंड सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। वाई? बिकॉज वी नो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब मैनेजमेंट कंटिन्यूस है सो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस बनती हैं, जो जनरल रूल्स बनाए जाते हैं, वो भी क्या है, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना चैप्टर 2 के अंदर हमने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक एज वेल। तो एक्चुअल में क्या है, वो बहुत पहले बन चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है तो नए थ्योरी, नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। जैसे इसीलिए मैनेजमेंट थ्योरी को 2 क्लास में बांटा गया, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल, मतलब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब आगे जाओगे ना जब आप ये चीज पढ़ोगे तो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी। बाय प्रोफेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज वी नो वेरी वेल कि एफ.डब्ल्यू. टेलर बाय प्रोफेशन कौन थे? यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसीडर्ड टू बी डैश इन नेचर। क्या है नेचर मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल का, प्योर साइंस के प्रिंसिपल का? फ्लेक्सिबल, रिजिड, क्रिएटिव या नन ऑफ दी अबव। हम अच्छे से जानते हैं, चैप्टर 1 में भी ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर तो एक्चुअल में क्या है, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल क्या, स्टैटिक है, मीन्स रिजिड है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement best define the techniques of management? इनमें से एक स्टेटमेंट से मैनेजमेंट टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करा जा रहा है। ऑप्शन ए, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक एक्शंस, डिसीजंस एंड एक्शंस। ऑप्शन बी, इट इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। ऑप्शन सी, दे आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। तो टेक्निक के एस्पेक्ट में हमसे पूछा है तो टेक्निक क्या है, काम करने की एक तकनीक है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जो बताता है हमें एक सीक्वेंशियल मैनर, सीरीज ऑफ स्टेप के हमें कब क्या स्टेप लेना है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक्स। हालांकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी किससे रिलेट करते हैं, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस बेसिस पर डेवलप हुए हैं? ऑब्जर्वेशन, मतलब इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट और टू डेवलप द मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या क्या करा गया? ऑब्जर्वेशन करा गया था, एक्सपेरिमेंट करा गया रिपीटेडली, या मैनेजर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर उनको डेवलप करा, या ऑल ऑफ दी अबव। सो द आंसर विल बी ऑल, बिकॉज क्या है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर, ऑब्जर्वेशन पर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही एज वेल क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, उसके बेसिस पर डेवलप हुए। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are true with reference to principles of management? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में सही है? सो ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन, गाइडलाइंस हैं, यस, बिल्कुल हमने पढ़ा है, यस। ओके, इट डिनोट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, लाइकवाइज साइंस, इट हैव द मैनेजर टू टेक दिस एंड व्हाइल फॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन। जब अलग अलग मैनेजमेंट फंक्शन लेते हैं तो मदद करती है कि कैसे डिसीजन लेने हैं। तो हर एक स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 7, the principles of management are intended to be applied to all types and sizes of organizations. This statement reflects that the principles of management are,
कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, किसी भी टाइप या किसी भी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट से मैनेजमेंट प्रिंसिपल के किस खासियत को रिफ्लेक्ट करा जा रहा है? ऑप्शन ए जनरल गाइडलाइंस, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, या ऑप्शन डी मेनली बिहेवियरल। यस, वेरी गुड, परवेसिव है मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वेरी इजी, राइट? आसान है ना क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा आसान जब होंगे जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, The principles of management do not provide a ready-made straight-jacket solutions to all management problems because मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें कोई रेडीमेड क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा साधा, एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा जहां हमें कोई अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या देयर इज नो नीड टू कंपेयर द सिचुएशन। हम क्या करेंगे, जो भी पहले से स्टेटेड है सिर्फ इसको क्या करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो कर देंगे। ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो डायनामिक है, बदलती रहती हैं, और सिर्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस के बतौर काम करते हैं। ऑल तो हमने पढ़ रखा है ना कि एक्चुअल में क्या है, गाइडलाइंस हैं और रियल बिजनेस सिचुएशन क्या है, बदलती रहती हैं और थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है पिछले टाइम पीरियड के आस्पेक्ट में। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन सारी वजहों से एक्चुअल में क्या है, ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या नहीं करते, रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मैनेजर क्या कर सकते हैं, जब सिचुएशन जैसी चल रही है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बदल सकते हैं। ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल की किस खासियत को रिफ्लेक्ट करता है? तो हम अच्छे से जानते हैं भाई, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मॉडिफाइड, चेंज हो रहा है, मीन्स फ्लेक्सिबल। ऑप्शन सी, यस। Now the next question is, the principles of management enhance the understanding of relationship between human and material resources for the achievement of organizational goals. Identify the feature of the principles of management being described in the given statement. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो क्या है कि एक रिलेशनशिप मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स के बीच वो डेवलप कराते हैं, ताकि इन दोनों की एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग से क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकता हो, मतलब इजी हो जाए। तो इस स्टेटमेंट से मैनेजमेंट के किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के किस फीचर को रिफ्लेक्ट करा जा रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा? नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सोचिए क्या होगा? नहीं। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नहीं। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है कि इस बेस पे डेवलप होते हैं, मेनली बिहेवियरल। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसके बेस पे डिजाइन करे गए हैं? ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज द ह्यूमन आर गोइंग टू वी कैन से यूज ऑल द डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको हैंडल करेंगे, रिसोर्सेज को, तो उनके बिहेवियर को समझते हुए क्या करा जाता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जाती है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, The application of the principles of management has to be changed as per the requirements of the prevailing situation at a particular point of time. कि जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं, जो भी मौजूदा हालात हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब इस स्टेटमेंट से मैनेजमेंट प्रिंसिपल के किस फीचर को हाईलाइट करा जा रहा है? ऑप्शन ए कंटिंजेंट, ऑप्शन बी मेनली बिहेवियरल, ऑप्शन सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या ऑप्शन डी जनरल गाइडलाइन। जल्दी से आंसर करिए। देखिए क्या बात कही जा रही है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हालात के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स जो ज़रूरी है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो क्या है, कंटिंजेंट। बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैम फ्लैक्सिबल, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लेंगे। एंड कंटिंजेंट क्या कहता है, कंटिंजेंट विच इज़ नॉट श्योर, कि जरूरी नहीं है कि आपने क्या करना है, हर एक प्रिंसिपल और एट ईच एंड एवरी टाइम कॉन्टिन्यूसली आपने क्या करना है, यूज़ करना है। आप देखोगे कि कब किस प्रिंसिपल को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट अराइज हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस आंसर विल बी ए, ठीक है, दैट इज कंटिंजेंट। क्वेश्चन नंबर 12, Principles of management emphasize on logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice. The given statement highlights that the knowledge of principles of management leads to. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि कोई भी फैसला लॉजिकल और रैशनल डिसीजन पर या थिंकिंग पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी भी पार्शियलिटी, ठीक है, या किसी भी बाइसनेस के बेसिस पर। अब ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के किस नॉलेज को या किस एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है? दैट मैनेजमेंट इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। ये मतलब एक नज़रिया प्रोवाइड करता है हकीकत के रिगार्डिंग, साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है, चेंजिंग जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है उनको कॉप अप करने में, मीट आउट करने में हेल्प करता है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ किसकी बात हो रही है कि ये इंसिस्ट करता है, एम्फेसाइज करता है लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो ये किसका पार्ट है? साइंटिफिक, कि कोई भी फैसला आपने साइंटिफिकली लेना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझकर, रैशनल एंड जुडिशियल बेसिस पर, लॉजिकल बेसिस पर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, रूल ऑफ थंब, हम अच्छे से जानते हैं किससे दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है रूल ऑफ थंब का? अच्छा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब नहीं है, सिर्फ क्या स्टेटमेंट है रूल ऑफ थंब का मतलब, जहां रूल ऑफ थंब लगता है तो इसका मतलब क्या है कि लोग अपने पर्सनल जजमेंट को इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट इश्यूज को हैंडल करने में, या हिट एंड ट्रायल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, बोथ या नन। तो जहां इंसान साइंस के नजरिए से नहीं सोच रहा, वो पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर रहा है विदाउट वी कैन से थिंकिंग इन डिटेल कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होता तो ऑप्शन बदल जाता, फिर नन ऑफ दी अबव हो जाता, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या पूछा है, रूल ऑफ थंब पूछा है। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। According to Taylor, even a small production activity like loading figures of either into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous savings of human energy as well as wastage of time and material. आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के अकॉर्डिंग मतलब छोटे से छोटा, जैसे इवन आप एक स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पर आपने आयरन को बॉक्सेस में क्या करना है, लोड करना है, तो वो भी बहुत साइंटिफिकली सोच समझकर प्लानफुल मैनर में मैनेजिंग फॉर्म में क्या होना चाहिए, वो सोचना चाहिए या उसको डिटरमाइन करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है और एनर्जी जो है वो बच जाएगी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के? यस, बिल्कुल सही, इतना ईजी है ना ये, हमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, दैट इज साइंस नॉट रूल of thumb. Yes, very good. Question number 15. According to this principle of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interests of the management and workers are one and the same. The prosperity for the employee cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employee and vice versa. किस मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट की नींव है, जो फाउंडेशन है, वो किस बात पर है कि एक्चुअल में जो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैं वो एक ही यूनिट हैं, हालांकि दो ग्रुप है लेकिन वो एक ही यूनिट की तरीके से काम करें। ये यकीन करें कि जो एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी जब तक नहीं हो पाएगी जब तक एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है एंड वाइस वर्सा। तो ये किस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जल्दी से करिए आंसर। किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ये हाईलाइट कर रहा है कि एक्चुअल में क्या है, एम्प्लॉयज़ की जो खुशी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयज़ पर। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि दोनों एक दूसरे को समझे, ठीक है, रिस्पेक्ट करें। ओके, जब तक एक्चुअल में क्या है, मैनेजर एंड वर्कर एक दूसरे के रिगार्डिंग नेगेटिव आउटलुक रखते रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। Question number 16. According to this principle of scientific management, the employee should be rewarded for their suggestions which results in substantial reduction in the cost. किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपके एम्प्लॉय आपको बहुत अच्छा सजेशन देते हैं जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होती है या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये कौन से प्रिंसिपल का है कि आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। मैं वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, नहीं आई विल टेक द डिसीजन, आई एम द ओनर, आई एम द बॉस, ठीक है, नहीं। इफ़ यू हैव द बिलीव, ठीक है, कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव मच पोटेंशियल, ओके, वो भी बहुत अच्छा आपको डिसीजन या सजेशन दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए रिवॉर्ड भी कर रहे हो, तो किसका एग्जाम्पल है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. According to Taylor, each specialist is to be assigned work according to his or her quality. The employee who possesses technical mastery should be involved in planning work, whereas those with energy and good health may be assigned execution. सिंपल से सवाल है, टेलर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हर एक स्पेशलिस्ट को हमें उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग काम असाइन करना चाहिए। जो बंदे टेक्निकल मास्टरी रखते हैं उनको प्लानिंग वर्क में रखें, मतलब जो इंटेलेक्ट अच्छा है जिनका, और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एनर्जी है, गुड हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, ओके, तो उनको क्या करें, एग्जीक्यूशन का काम दें। तो कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात हो रही है यार, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन का सेपरेशन किसमें करा था हमने, फंक्शनल फोरमैनशिप डिस्कस करा था ना। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. Considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed quality, ठीक है, ये बात ये एक कहीं ना कहीं सच है, फैक्ट है कि बहुत मुश्किल होता है किसी एक अकेले बंदे को फाइंड आउट करना जिसमें जितनी हमें ज़रूरत है, जिन क्वालिटीज़ की, वो सारी की सारी उस बंदे के अंदर हो। तो इसके लिहाज से टेलर ने सजेस्ट करा कि हमें स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए। किस टेक्निक के अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट का बताया, रिपीटेड क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, बट आंसर क्या है, यू नो वेरी वेल, हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते, हमें पता है, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। बिल्कुल स्पेशलिस्ट बताए ना, 8 फॉर्मेट, 4 प्लानिंग के अंदर, 4 प्रोडक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19. द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी। अब बहुत से बच्चे सोचे कि वर्क स्टडी तो हमने पढ़ा नहीं, हालांकि बहुत सारी बुक में वर्क स्टडी अलग है, लेकिन वर्क का मतलब क्या है, काम कराना। तो काम करने के लिए हमें टाइम भी बताना पड़ेगा कि काम कितने टाइम के अंदर करना है, ठीक है।
काम कितने टाइम के अंदर करना है, और जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना है, टाइम टू टाइम उनको रेस्ट ब्रेक प्रोवाइड करना है सो दैट टायर्डनेस एंड ड्राउजीनेस विल नॉट अकर। तो एक्चुअल में क्या वर्क स्टडी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। काम कराना है उसके लिए ऑल्सो हैव टू कंडक्ट द टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मैथड स्टडी, तो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कंप्राइज करता है वर्क स्टडी। तो दिस इज नॉट अ सेपरेट टेक्निक, इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ वी कैन से कलेक्शन है डिफरेंट स्टडीज़ का। Question number 20. The objective of this technique of scientific management is to reduce a given line or a product to fixed time, size and characteristic. इनमें से किस मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक का जो ऑब्जेक्टिव है वो गिवन लाइन या प्रोडक्ट को रिड्यूस करना है, जैसे बहुत टाइप साइज कैरेक्टरिस्टिक ना बनाओ, कम से कम पे सोचो, कौन सी टेक्निक है, किसमें कहा था डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। यस बिल्कुल, ऑप्शन सी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. This technique of scientific management helps in development of the concept of assembly line, which is widely used in automobile companies these days as well. इनमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल एक्चुअल में क्या है, जो असेंबली लाइन का मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, जोड़ने से है। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, अरेंज करना, जोड़ने से है। जैसे ऑटोमोबाइल में एक टायर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट पार्ट्स को क्या करा जा रहा है, ज्वाइन करा जा रहा है, कंबाइन करा जा रहा है। तो कौन सी टेक्निक है ना, टेक्निक विल बी स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। काम बांट दिया ना, हर किसी को अलग काम करना है, मतलब टायर अलग बन रहे हैं, स्टीयरिंग अलग बन रही है, सारी चीज़ें, उसकी बॉडी अलग तैयार हो रही है, फिर उसको जोड़ा जा रहा है। सो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड देखो काम सिंप्लीफाई है। Each and every person is we can say suppose or assigned a different type of work related to we can say manufacturing। कोई टायर बना रहे, कहीं कंपनी से टायर खरीदे जा रहे हैं, कहाँ किसी से एक्चुअल में डिजाइनिंग करवाई जा रही है एंड सो ऑन। सो इट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 22. विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, या हमें ये पता चल सके कि हम जितने काम करने वालों की रिक्वायरमेंट है उसी के लिहाज से हम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स बना सकें, लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट कर सके कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतने काम करने वाले चाहिए, तो उस लिहाज से कितना कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी। सो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। यस। क्वेश्चन नंबर 23. This technique of scientific management aims to determine the amount and frequency of rest interval that should be provided to the employees during working hours. इनमें से किस टेक्निक के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट की मकसद है कि जो अमाउंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, कितना ड्यूरेशन का या कितनी बार रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करना चाहिए वर्किंग आवर्स के दौरान वर्कर एम्प्लॉयज़ को, कौन सी स्टडी से कंसर्न है, बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आंसर आ रहा है माइंड में फटाक से, फटीग स्टडी। देखो यहाँ कुछ फटीग स्टडी है, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि आंसर क्या होगा, फटीग स्टडी। क्या होगा आंसर, फटीग स्टडी। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो, तो ये एक्चुअल में क्या है, काफ़ी इसका साइज बोल्ड हो रहा है, तो मैं इसके साइज को थोड़ा मैनेज करके लिख दूँ, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को पढ़ने में मुश्किल हो। लेकिन आंसर पता है, आई नो आप अच्छे से जानते हो, बट फिर भी आंसर क्या होगा सही, फटीग स्टडी। ओके, और यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है फटीग स्टडी, तो आंसर क्या होगा, और नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। चलिए, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हमने टेक्निक पढ़ी थी, ठीक है। अब इसका मकसद क्या था, ठीक है, किस लिए बनाई, ताकि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें। जो एफिशिएंट काम, मतलब जो एक्चुअल में एफिशिएंट का मतलब है दे दोज हु नो हाउ टू वी कैन से हैंडल द रिसोर्सेज इन प्रॉपर मैनर, इनको रिवॉर्ड कर सके, इनएफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट कर सके कि वो भी ज़्यादा अच्छा करें। सो ऑल ऑफ दी अबव, यही तो मेन मोटिव था कि डिफरेंस क्रिएट करना एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट में, इनएफिशिएंट को मोटिवेट करना कि जो लोगों को ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, कि काम करें तो वो भी काम करें, और एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 25. The application of this principle of management leads to higher production and better work for the same effort. इनमें से किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, काम भी अच्छा होगा, हालांकि एफर्ट उतना ही लगेगा सेम एफर्ट के साथ। तो कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पर, बताइए कौन सा प्रिंसिपल है। यस बिल्कुल, डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, ऑप्शन सी, बिकॉज काम बांटा बाय कंसिडरिंग द क्वालिफिकेशन, नॉलेज, दोस हु आर कैपेबल टू वी कैन से हैंडल दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, आपने उन्हें वही काम दिया है और कंटिन्यूसली करना है, तो एक्चुअल में क्या होगा, काम भी बेटर होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी, देन द आंसर विल बी डिवीजन ऑफ वर्क। Question number 26. According to this principle of general management, an organization should safeguard against abuse of managerial power, but at the same time, a manager
A manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management being described in the given statement. इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन आधा यहाँ था ना, ठीक है, तो ज़रा समझ लो क्या कह रहा था, आधा अधूरा क्वेश्चन इधर है कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजर पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे, एट द सेम टाइम उसके पास नेसेसरी पावर भी हो कि अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। तो कौन सा प्रिंसिपल है कि ना तो एक्सेस अथॉरिटी हो ना एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यही तो स्टेटमेंट से बात पता चल रही है। तो कौन सा प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बताता है कि दोनों में एक पैरिटी या बैलेंस होना चाहिए। Now question number 27, name the principle of management suggested by Henry Fayol which advocate that there should be good superiors at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalty। इनमें से किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गुड मतलब हर एक लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए, वो क्लियरली एंड फेयरली एग्री मतलब डील करें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और जो पेनल्टीज़ हैं उनको बहुत ही जुडिशियसली मतलब बहुत प्लानफुल मैनर में, या जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करा जा रहा है देन क्या पेनल्टी रखी जाएंगी, ये डिसाइड करना। ये सारी चीज़ें कौन से प्रिंसिपल में आती हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉलोड देन क्या पेनल्टी रहेगी, क्या पेनल्टी प्रोविजन रहेगा, किसका पार्ट है, डिसिप्लिन का ना, याद आया कुछ, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन किस में आते हैं, डिसिप्लिन में। अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए एंड अगर आपने उसके लिए कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं बनाया तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे ना। सो आंसर क्या होगा, डिसिप्लिन, जो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। Question number 28, according to Henry Fayol, if this principle of general management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened। इनमें से किस प्रिंसिपल के, जो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल था, अगर कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करा गया तो अथॉरिटी अंडरमाइन मतलब पावर एक्चुअल में क्या हो जाएगी, अंडरमाइन का मतलब है कि एक्चुअल में या तो मिसयूज हो रहा है या अंडर यूज हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, ओके, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में ऑर्डर कमांड से है या कमांड डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, जो परमानेंसी है वो भी इफेक्ट होगी। तो किस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब आप लोग सोचोगे यूनिटी ऑफ कमांड कैसे, देखो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है हेनरी फ्यूल में कि एक एक्चुअल में सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, बिकॉज डुअल अगर एक्चुअल में क्या है ऑर्डर होंगे, डुअल एक्चुअल में सुपीरियर होंगे, सबऑर्डिनेशन होगा तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब क्या है, अथॉरिटी एक्चुअल में क्या करें, हर कोई अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहा है, या फिर एक्चुअल में डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पता ही नहीं है किसको ऑर्डर देने, कौन किसको ऑर्डर देगा, ठीक है, कौन किसको डायरेक्ट करेगा, स्टेबिलिटी, फिर एम्प्लॉय भी कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है वो जॉब क्विट कर दे कि यहाँ तो अगर इनकी बात मान लो तो वो नाराज हो जाते हैं, सो ऑन। सो आंसर क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आपके यहाँ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने गाइड करा कि जो मैनेजर्स हैं उनको एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करना चाहिए और एडवाइस करिए किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए और अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ अपना फ़ायदा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बात बताइए कि बी ऑनेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आपने क्या है अपना फ़ायदा करके एक्चुअल में क्या है सबका नुकसान या ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं करना, किसी लालच में नहीं आना है, आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को, जनरल इंटरेस्ट को, ना कि इंडिविजुअल को। तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency। इनमें से किस जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बरकरार रहे। तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम मिनिमाइज कर सकते हैं या स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं टर्नओवर में, द आंसर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। वेरी इजी, ऑप्शन ए। देखा कितने आसान क्वेश्चन है, और आसान और ज़्यादा जब होते हैं जब हमने चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट हमें कर दें, ठीक है, हम आपको मतलब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे करेंगे चैप्टर को डिस्कस एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम उसके MCQs को करेंगे कवर अप। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस स्टूडेंट, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू, Allah Hafiz to all of you.